जीएस की क्लास में एक बार फिर से सभी व्यूअर्स का बहुत बहुत स्वागत है। भारतीय संविधान की यात्रा को आगे बढ़ाते हुए आज हम भारतीय संविधान की यात्रा का भाग नंबर 5 अर्थात 5वें पड़ाव पर पहुंच चुके हैं। तो आइए भारतीय संविधान की यात्रा को अब प्रारंभ करते हैं। हम इसमें दिया गया है, आज हम जो पढ़ेंगे विधि के समक्ष समानता के अपवाद। अभी हमने पहले बताया था कि विधि के समक्ष समानता है, यानी कि सभी व्यक्ति चाहे कोई भी हो, सभी को विधि के समक्ष समान रूप से देखा जाएगा, अर्थात उनके साथ में समान व्यवहार किया जाएगा। अब इसके कुछ अपवाद भी हैं, जहाँ पर विधि के समक्ष समानता के कुछ अपवाद में इनमें से सबसे पहला जो अपवाद निकल करके आता है वह राष्ट्रपति और राज्यपाल से संबंधित जो अपवाद है। पहला अपवाद है, यहाँ पर देख लेंगे, राष्ट्रपति और राज्यपाल के द्वारा, राष्ट्रपति हो या फिर राज्यपाल हो, के द्वारा उनके पद पर रहते हुए, जब तक वो अपने पद पर रहेंगे तब तक सभी सरकारी कार्यों के लिए उन्हें कभी भी न्यायालय के समक्ष उत्तरदायी नहीं ठहराया जाएगा। अर्थात जब तक राष्ट्रपति और राज्यपाल अपने पद पर रहेंगे तब तक उनको न्यायालय के समक्ष किसी भी कार्य के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता। तो ये अपवाद हो गया वहाँ पर। दूसरा अपवाद जो है, दोनों पर अपने पद के दौरान रहते हुए किसी भी न्यायपालिका में कोई आपराधिक मामला नहीं चलाया जा सकता। इनके चाहे राज्यपाल हो या फिर राष्ट्रपति हो, जब तक वो अपने पद पर रहेंगे तब तक उन पर कोई भी आपराधिक मामला नहीं चलाया जा सकता न्यायपालिका के अंदर। यदि कोई मामला चल भी रहा है और वो अपने पद पर आसीन हो गए हैं तो वह मामला वहाँ जो है वो जांच जो चल रही है न्यायालय में वो रुक जाएगी, और तब तक वो रुकी रहेगी जब तक वह अपने पद पर रहते हैं, चाहे राष्ट्रपति हो या फिर राज्यपाल हो। तीसरा जो पॉइंट है, दोनों के पद पर रहने के दौरान उनको किसी भी आपराधिक फौजदारी मामले में हिरासत में नहीं लिया जा सकता। इनके दोनों की गिरफ्तारी अवैध है, राष्ट्रपति की भी और राज्यपाल की भी। उनको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता किसी भी मामले में। पॉइंट नंबर 4 जो दिया गया है, दोनों के विरुद्ध किसी सिविल मामले में मुकदमा चलाया जा सकता है, बशर्ते इस संबंध में दोनों के विरुद्ध किसी भी सिविल मामले में मुकदमा चलाया जा सकता है, लेकिन 2 महीने पूर्व नोटिस देना अनिवार्य है। या आप 2 महीने पहले उसको नोटिस देंगे राष्ट्रपति और राज्यपाल को, तभी आप उनके खिलाफ जो है मुकदमा चला सकते हैं। वो भी कौन सा, सिविल मामले चला सकते हैं, क्रिमिनल नहीं चला सकते। पॉइंट नंबर 5 दिया गया है, भारत में कार्य करने वाले विदेशी राजदूतों को, भारत में जो कार्य कर रहे हैं विदेशी राजदूत, उनको भी राजनयिक परंपरा के आधार पर विधि के समक्ष समानता में छूट प्रदान की गई है। विधि के समक्ष समानता के विचार पर आलोचनात्मक परीक्षण जो किया गया, तो आलोचनात्मक परीक्षण में सबसे पहला जो पॉइंट है वो ये है, संविधान लागू होने के 66 वर्ष बाद भी महिलाओं को मंदिर में प्रवेश से रोकने का प्रयत्न किया गया है। संविधान के लागू होने के 66 वर्ष बाद भी महिलाओं को मंदिर में प्रवेश से रोकने का प्रयत्न किया गया, जो विधि के समक्ष समानता के विचार का प्रबल विरोधी है। इनकी विधि के समक्ष समानता का प्रबल विरोधी है। महिलाओं का मंदिर में प्रवेश जो है वर्जित करना, अर्थात उनको 66 साल बाद भी मंदिर के अंदर प्रवेश नहीं देना। दूसरा जो है, महिलाओं को मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश से रोकने का मूल अधिकार, मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश से रोकने का मूल आधार परंपरा तथा प्रथा है, जिसे न्यायपालिका ने असंवैधानिक माना है। न्यायपालिका ने क्या माना है? इसको असंवैधानिक माना है। अर्थात किसी भी प्रथा के आधार पर आप किसी को कहीं पर भी जाने से नहीं रोक सकते। तो संविधान ने इसको क्या मान लिया है? असंवैधानिक मान लिया है। पॉइंट नंबर 4 जो दिया गया, पॉइंट नंबर 3 देख लेंगे। भारत में न्यायपालिका के समक्ष लगभग 2 करोड़ मामले लंबित हैं। कितने मामले लंबित हैं? 2 करोड़ मामले लंबित हैं। न्याय मिलने में अत्यधिक विलंब होता जा रहा है, और जो न्याय मिलना है उसमें अत्यधिक विलंब होता जा रहा है, और प्रभावशाली व्यक्ति दंडित होने से बच रहे हैं। जो प्रभावशाली व्यक्ति हैं उनको दंड नहीं दिया जा रहा, जो विधि के शासन के विचार का उल्लंघन है, जो विधि के शासन के विचार का क्या है? एक उल्लंघन प्रतीत होता है। पॉइंट नंबर 4 दिया गया है,
जबकि संविधान में वर्णित समानता के अधिकार और अन्य अधिकार, समानता के अधिकार और अन्य अधिकार कौन कौन से? धार्मिक समानता का अधिकार तथा मूल अधिकार विधि के समक्ष समानता का अधिकार है। इसलिए ये मूल अधिकारों में भी मूल हैं, इसलिए मूल अधिकारों में भी मूल हैं। अगला जो विचार है सामाजिक समानता का विचार, आर्टिकल नंबर कौन सा दिया गया? आर्टिकल नंबर 15 में दिया गया है सामाजिक समानता का विचार। आर्टिकल 15 अर्थात अनुच्छेद नंबर 15, इसको हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। सामाजिक समानता का विचार आर्टिकल नंबर 15 अर्थात अनुच्छेद नंबर 15 में दिया गया है। पहला जो दिया गया आर्टिकल नंबर 15 में, 15 का फर्स्ट में दिया गया है, राज्य के द्वारा किसी भी नागरिक के साथ केवल जाति, धर्म, लिंग, मूल वंश, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर या मूल वंश या जन्म स्थान, इनमें से किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। किसके द्वारा? राज्य के द्वारा। किस में दिया गया? 15 फर्स्ट में दिया गया है। 15 सेकंड क्या कहता है? 15 सेकंड कहता है कि राज्य के द्वारा किसी भी नागरिक के साथ शॉप हो, होटल हो, सार्वजनिक रेस्टोरेंट हो, सार्वजनिक मनोरंजन के स्थान हो, कुआं हो, तालाब हो, दुकान हो, स्नान घाट हो, सड़क हो, सार्वजनिक रिजोर्ट हो, जो सार्वजनिक उद्देश्य के लिए हो, आंशिक और पूर्ण रूप से सरकारी व्यक्ति से संचालित हो, इनमें केवल जाति, धर्म, लिंग, मूल वंश, जन्म स्थान के आधार पर अयोग्य प्रतिबंध है, अर्थात कोई देयता लागू नहीं होगी। कहने का तात्पर्य यह है कि ये जितने भी हैं, जैसे सार्वजनिक होटल हो गए, स्नान घर हो गए, सड़क हो गया या रिजोर्ट हो गए, इनमें आप के साथ में भेदभाव नहीं किया जा सकता। सामाजिक क्षेत्र में विधि का समान संरक्षण, सामाजिक क्षेत्र में विधि का समान संरक्षण, राज्य के द्वारा महिला और बच्चों के उत्थान के लिए विशेष प्रावधान किए गए। आर्टिकल नंबर 15 में दिए गए राज्य के द्वारा किसके लिए विशेष प्रावधान किए गए? महिला और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं, जो आर्टिकल नंबर 15 के 3 में दिया गया है। पहले संविधान संशोधन के द्वारा पहले संविधान संशोधन के से संविधान में अनुच्छेद नंबर 15(4) पहले संविधान संशोधन से संविधान में अनुच्छेद नंबर 15(4) जोड़ा गया, जिसमें यह उल्लेखित है कि सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के उत्थान के लिए विशेष उपाय किए जाएंगे। किसके लिए? पिछड़ी जातियों के लिए भी, अनुसूचित जाति के लिए भी और जनजातियों के लिए भी विशेष उपबंध किए जाएंगे। अनुच्छेद नंबर 15 का 4 में आपको दिया गया है, जिसे 93वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। अब देख लेंगे इसमें 93वें संविधान संशोधन के द्वारा क्या किया गया है। इसके द्वारा सभी केंद्रीय शैक्षणिक संस्थाओं में और निजी शैक्षणिक संस्थाओं में सामाजिक शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जाति व जनजातियों के लिए आरक्षण प्रदान किया गया है, लेकिन यह आरक्षण अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों में लागू नहीं। लेकिन यह जो आरक्षण का प्रावधान है, अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान जो है वहाँ पर यह आरक्षण का प्रावधान लागू नहीं है। उसके अलावा सभी जगह पर यह लागू है। सरकारी नौकरियों में सरकारी सेवाओं में क्या है? समानता। आर्टिकल नंबर 16 में बताया गया है कि सरकारी नौकरियों में और सरकारी सेवाओं में क्या दिया जाएगा? समानता दी जाएगी, अर्थात सबको समान रूप से समानता का यहाँ पर प्रावधान किया गया है। आर्टिकल नंबर 16 का फर्स्ट क्या कहता है? आर्टिकल नंबर 16 फर्स्ट कहता है सभी राज्यों के द्वारा सभी नागरिकों को राज्य के अंतर्गत रोजगार एवं नियुक्ति में अवसर की समानता दी जाएगी। इनके सभी राज्यों के द्वारा सभी इनके नागरिक कौन होंगे? जो राज्य के अंदर निवास करेंगे को राज्यों के अंतर्गत रोजगार एवं नियुक्ति में अवसर की समानता प्रदान की जाएगी। अर्थात किसी भी राज्य के अंदर निवास करने वाले व्यक्ति
के साथ में कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा, उनको समान अवसर प्रदान किए जाएंगे। यह किसकी जिम्मेदारी है? राज्य की जिम्मेदारी है। किसने कहा है? संविधान ने। आर्टिकल नंबर 16 का सेकंड क्या कहता है? राज्य के अंतर्गत रोजगार एवं नियुक्ति में केवल राज्य के अंतर्गत रोजगार एवं नियुक्ति में केवल जाति, धर्म, लिंग, मूल वंश, जन्मस्थान, निवास स्थान अथवा उद्भव के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। अर्थात ना तो जाति के आधार पर किसी के साथ भेदभाव किया जाएगा, ना धर्म के आधार पर, ना लिंग के आधार पर, ना मूल वंश के आधार पर और ना ही जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव किया जाएगा। आर्टिकल नंबर 16 का सेकंड यही कहता है। सरकारी सेवाओं में विधि का समान संरक्षण अर्थात भेदभाव। आर्टिकल नंबर 16 का थर्ड क्या कहता है? राज्य के अंतर्गत नियुक्ति एवं रोजगार में राज्य सरकार अथवा केंद्र शासित क्षेत्रों के अंतर्गत निवास के आधार पर स्थानीय लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी। कहने का तात्पर्य है कि अनुच्छेद नंबर 16 थर्ड में कहा गया है कि राज्य के अंतर्गत जो लोग निवास करते हैं उनको वहाँ पर प्राथमिकता दी जाएगी जब उनको रोजगार प्रदान किया जाएगा। परंतु इसके लिए विधि का निर्माण संसद के द्वारा होगा। परंतु इसके लिए जो विधि और कानून जो बनाएगा कौन बनाएगी? संसद बनाएगी। आर्टिकल नंबर 16 का 4 क्या कहता है? नागरिकों के किन्हीं पिछड़े वर्ग को राज्य के अंतर्गत रोजगार एवं नियुक्ति में आरक्षण का प्रावधान किया जाएगा यदि इन वर्गों का राज्य की सेवा में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है। यानी कि पिछड़े वर्ग के लोगों का यदि राज्य की सेवा में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है तो उनके लिए आरक्षण का प्रावधान राज्य सरकार कर सकती है। यह संविधान में दिया गया है। नागरिकों के पिछड़े वर्ग का अभिप्राय किससे है? नागरिक जो है पिछड़े होंगे, इसका अभिप्राय किससे है? इसके बारे में जानेंगे। संविधान में नागरिकों के पिछड़े वर्ग को परिभाषित नहीं किया गया है। इनके संविधान में ये नहीं बताया गया कि पिछड़े व्यक्ति होंगे कौन। इसके बारे में कुछ जातियों को नहीं बताया गया है कि कौन पिछड़े वर्ग होंगे। लेकिन 1979 में बीपी मंडल अर्थात बिंदेश्वर प्रसाद मंडल आयोग ने कहा कि भारत में जो पिछड़ी जाति के लोग हैं वही पिछड़े वर्ग के लोग हैं। यानी कि जो लोग पिछड़ी जाति के लोग हैं वही पिछड़े लोग हैं। ये किसने कहा? बीपी मंडल की समिति ने कहा। लेकिन इससे पहले किसी ने ये परिभाषित नहीं किया है कि पिछड़ा वर्ग कौन सा होगा, पिछड़ा वर्ग कौन होगा। तो बीपी मंडल ने बताया कि पिछड़ा वर्ग वही होगा जो पिछड़ी जाति के लोग हैं, वही पिछड़े वर्ग के लोग होंगे। सरकार का निर्णय इसमें क्या है? अनुसूचित जाति व जनजाति के लिए स्वतंत्रता के बाद से ही सरकारी सेवा में आरक्षण प्रदान किया गया, किंतु संघ सरकार की सेवा में पिछड़ी जाति के लिए पहली बार बीपी मंडल सरकार या बीपी सिंह सरकार ने 1990 में आरक्षण आरंभ किया। कब किया आरक्षण आरंभ? 1990 में। किसने? बीपी सिंह की सरकार ने सन 1990 में। नरसिम्हा राव ने आर्थिक रूप में पिछड़े लोगों को 10% और आरक्षण दिया। नरसिम्हा राव ने आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को 10% और आरक्षण प्रदान किया। न्यायपालिका का निर्णय, इसमें न्यायपालिका क्या कहती है? देखिए, इंदिरा साहनीवाद अर्थात मंडलवाद में सन 1992 में उच्चतम न्यायालय ने उच्चतम न्यायालय में एक ऐतिहासिक निर्णय देते हुए कहा कि आर्थिक आधार पर दिया गया आरक्षण असंवैधानिक है। इंदिरा साहनीवाद में सन 1992 में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि आर्थिक रूप से दिया गया आरक्षण, आर्थिक आधार पर दिया गया आरक्षण क्या है? एक असंवैधानिक अर्थात संवैधानिक नहीं है। उच्चतम न्यायालय ने यह माना कि भारतीय समाज में पिछड़ापन मूलतः सामाजिक है। उच्चतम न्यायालय ने क्या माना? उच्चतम न्यायालय ने यह माना कि भारत में जो पिछड़ेपन का आधार है वो क्या है? मूलतः सामाजिक है। और न्यायपालिका ने पिछड़ी जातियों को दिए गए 27% आरक्षण को संवैधानिक माना और 27% जो पिछड़ी जातियों का आरक्षण दिया गया था उसको संवैधानिक मान लिया। किसने? उच्चतम न्यायालय ने। लेकिन उच्चतम न्यायालय ने कहा कि पिछड़ी जातियों में शामिल वे लोग, लेकिन उच्चतम न्यायालय ने एक बात और कही कि पिछड़ी जाति में शामिल वे लोग जिनकी वार्षिक आय 6 लाख से ज़्यादा है तथा जिनके माता पिता अखिल भारतीय सेवाओं में शामिल हैं उन्हें क्रीमी लेयर में शामिल किया जाएगा तथा उन्हें लाभ नहीं मिलेगा। यानी कि जिनकी वार्षिक आय 6 लाख से अधिक है उनको यह लाभ नहीं प्रदान किया जाएगा। किसने कहा है? उच्चतम न्यायालय ने कहा। अब अनुसूचित जाति और जनजाति को पदोन्नति में आरक्षण
अनुसूचित जाति और जनजातियों को पदोन्नति में आरक्षण दिया जा रहा है, जिस पर सुनवाई करते हुए उच्चतम न्यायालय ने कहा कि आरक्षण सेवा में प्रवेश के दौरान होगा, पदोन्नति में नहीं। इनके आरक्षण तभी मिलेगा जब आप प्रवेश करेंगे, पदोन्नति में आरक्षण आपको नहीं मिलेगा। यह किसने कहा? उच्चतम न्यायालय ने यह बात कही है। अपर्याप्तता का अभिप्राय, सबसे पहला क्या है? इंदिरा साहनीवाद ने ही निर्णय देते हुए उच्चतम न्यायालय में कहा कि पिछड़ी जातियों और अनुसूचित जातियों व जनजातियों का सेवा में प्रतिनिधित्व यदि 50% से कम है तो इसे अपर्याप्त माना जाएगा। किसने कहा है? इंदिरा साहनी ने कहा कि यदि पिछड़ी जाति, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों का जो प्रतिनिधित्व है इसमें 50% से कम है तो इसे क्या माना जाएगा? अपर्याप्त प्रतिनिधित्व माना जाएगा। अतः उच्चतम न्यायालय ने कहा कि आरक्षण की उच्चतम सीमा 50% से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसलिए उच्चतम न्यायालय ने कहा कि आरक्षण की उच्चतम सीमा 50% से अधिक नहीं होनी चाहिए, जो प्रत्येक वर्ष की सेवा की रिक्तियों का 50% होना चाहिए। अर्थात प्रत्येक वर्ष जो रिक्तियां होंगी उनका कितने % होना चाहिए? केवल 50% ही होना चाहिए। मंडलवाद के विरुद्ध सरकार का निर्णय, पहला क्या निर्णय था? पहला निर्णय दिया गया था 77 व 1995 अनुच्छेद नंबर 16(4) अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों को पदोन्नति में मिलने वाला आरक्षण जारी रहेगा। कब का है? 1995 का। अतः संशोधन से मंडलवाद के निर्णय को परिवर्तित किया गया। 77वें संविधान संशोधन के द्वारा मंडल आयोग के निर्णय को क्या कर दिया गया? परिवर्तित कर दिया गया। दूसरा जो संशोधन हुआ था जब इसमें वर्ष 2000 में हुआ, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी और उस टाइम पर 81वें संविधान संशोधन हुआ था और इसके बाद यह प्रावधान किया गया कि बैकलॉग अर्थात खाली रिक्तियों को भरते समय 50% की सीमा का उल्लंघन किया जा सकता है। इसका प्रावधान यहाँ पर किया गया। बैकलॉग मतलब जो पिछली रिक्तियाँ बची हैं यदि वो किसी कारणवश भरी नहीं जाती तो 50% की सीमा का उल्लंघन यहाँ पर किया जा सकता है। ये किसने कहा? ये भी उच्चतम न्यायालय ने ही कहा था। तो सभी व्यूअर्स का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो कृपया करके लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें।